श्रुति, तेरे लाडले भैया आ रहे हैं, भाभी ने ऊपर वाली खिड़की से नीचे झांकते हुए कहा था। कौन, कब? अरे कुन्नू भैया, वही तो तेरे लाडले हैं ना। आपको कैसे पता? फोन आया था, तेरे भैया से ही बात हुई है। मैं बताने के लिए नीचे आ ही रही थी। भैया यूं अचानक? पहले भी तो हमेशा ऐसा ही होता आया है। कब भैया अमेरिका से यहाँ पहुंच जाएं और कब यहाँ से वापस चल दें, कुछ पता नहीं। पिछली बार भी बिना किसी सूचना के आधी रात को टपक पड़े थे। मैं तो गहरी नींद में सपनों के समंदर में गोते लगा रही थी जब मंगला भाभी ने आकर जगाया था। अरे उठ, तेरे कुन्नू भैया आए हैं। पहले तो लगा कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन मंगला भाभी के 2-3 बार झिझोड़ने पर मैं उचक कर बैठ गई थी। जरा अपने को संभालती हुई ड्राइंग रूम की ओर दौड़ी थी। आप इस वक्त? भैया से लिपटती हुई बोली थी मैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? भैया मुस्कुरा रहे थे। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा। अभी नींद में हो ना, इसलिए जरा आंखों पर पानी के छींटे मारकर आ। अम्मा नहीं जागी क्या? उन्हें तो जानबूझकर नहीं जगाया, रात ही बड़ी मुश्किल से सो पाई। नींद के लिए डबल डोज देनी पड़ी। भाभी ने कहा तो कुन्नू भैया एकाएक बोले, तुम तो उन्हें दिन में भी गोली दे देती होगी भाभी। कुन्नू भैया कह तो गए, जान मेरी निकल गई। भाभी इस बात को पचा पाएंगी भला? भैया का यूं मुंह फट होना सभी को असमंजस में डाल देता है। अच्छा, अब तुम जाकर सो जाओ, मैं भी थका पड़ा हूँ, सुबह उठकर बातें करेंगे। भैया उठते हुए सीधे अम्मा के कमरे की ओर बढ़े थे। अरे तू किधर जा रहा है? मंगला भाभी ने रोका। ऊपर छत वाले कमरे में आ जा, यहीं एसी भी लगा है। नहीं भाभी, पहले ही कूल्ड हुआ पड़ा है। कुन्नू भैया बिना किसी और पलटे बोले थे, तभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे। इस वक्त अम्मा का कमरा किसी कबाड़ खाने से कम ना होगा। पिछले 7 दिन से वहां झाड़ू भी लगा है कि नहीं, राम जाने। अर्चना भाभी कल ही तो नाक मुंह छड़ाकर कह रही थी, अम्मा के कमरे में घुसते ही मेरा तो दम घुटने लगता है। मंगला और अर्चना भाभी को यूं ही क्यों, कुन्नू भैया इस बात के लिए मुझे भी तो दोषी ठहरा सकते हैं। उन्हें कैसे बयां करूं कि सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो, अपना नाश्ता दोपहर का टिफिन पैक कर मुझे स्कूल के लिए भागना पड़ता है। स्कूल भी तो कोई पास नहीं, 2 बसें बदलकर गांव की 2 किलोमीटर लंबी पगडंडी पार करना ही अब मेरी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय बन गया है जिससे मुझे रोज दोहराना पड़ता है। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। पिछले महीने भैया ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, महंगाई बहुत बढ़ गई है श्रुति, बिजली का बिल पहले से दूना आने लगा है, अम्मा की दवाइयों का खर्च पहले से 3 गुना हो चुका है। क्या जिंदगी भर तुम्हारी ये 3,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन ही रहेगी? अगले महीने कम से कम 5,000 तो तुम्हें देना पड़ेगा। 5,000 तो कुल स्कूल वाले देते हैं, 3,000 भैया को देने के बाद मेरे पास कितना बच जाता है मैं ही जानती हूँ। रात भर रुपए पैसों के आंकड़ों में उलझी रही थी। लेकिन जीवन में कितनी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल खुद ब खुद निकल जाता है। ऐसे में ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ने लगती है। अगले दिन स्कूल में पहुंचते ही प्रिंसिपल साहिबा बोली थी, मिस श्रुति, अगर स्कूल के बाद थोड़ा समय निकाल पाओ तो 10वीं क्लास के बच्चों का एक ग्रुप ले लीजिए। बच्चे मैथ में बहुत वीक हैं, आपका भी 2,500-3,000 रुपया और बन जाएगा। सुबह बैटरी लेकर अम्मा के कमरे में पहुंची तो बहुत ही प्यारा दृश्य देखने को मिला था। सच में इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं की आंखों में आंसू आ गए। कुन्नू भैया अम्मा के गले में बाहें डाले सो रहे थे। मेरा दरवाजा खोलते ही कुन्नू भैया की नींद उखड़ गई। अम्मा तो जाने कब से जाग रही होंगी, कुन्नू भैया की नींद ना खराब हो, यही सोच टस से मस ना हो रही थी। मुझे देखते ही कुन्नू भैया और अम्मा दोनों मुस्कुरा दिए। तू चाय लेकर आई है? तेरी दोनों भाभियां कहाँ हैं? आज संडे है भैया। संडे को दिन में सूरज नहीं चांद निकलता है, मैं आ गई हूँ ना। भैया गुस्सेल से निपट चाय सिकड़ने लगे। अम्मा बार बार उनकी बलैया ले रही थी। तू पहले तो इतना कमजोर क्यों हो गया है रे? मेरे हिस्से का तुम जो खा जाती हो अम्मा, इतनी तंदुरुस्त हो रही हो। मेरी तो उम्र हो रही है, अब जाने की तैयारी में है क्या? कुन्नू भैया की ठिठोली सूझी। अब तो कर ही लूंगी, तुझे देखना था देख लिया, इस छोटी का क्या बनेगा? तू है ना, देख लेना। मुझे याद है एक बार अम्मा ने कहा था, हमें कभी भी मुंह से बुरे शब्द नहीं निकालने चाहिए। क्यों अम्मा? मैंने सवाल रख दिया तो अम्मा कांपती आवाज में बोली थी, वह इसी ब्रह्मांड में ही तो रहता है और वह सब इसी ब्रह्मांड में घूमता घामता हम ही पर आ बरसता है, भले ही इसे लौटने में बरसों लगे या फिर एक दिन।
अम्मा का कहा इतनी जल्दी बरफ जाएगा सोचा भी नहीं जा सकता था। रात खाना खाकर अम्मा जल्दी ही बिस्तर पर पड़ गई। हम लोग टीवी पर सास बहू के रिश्ते में उलझ कर रह गए थे। कुन्नू भैया को सिगरेट की तलब रहती है। डाइनिंग से सीधे सड़क का रुख ले लिया। मैं आंखें बंद होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही कुन्नू भैया मेरे कमरे का दरवाजा खोल भीतर चले आए। जरा बत्ती तो जला रही, भैया की आवाज जैसे किसी ताबूत के भीतर से निकली थी। मैंने झट से उठ बत्ती जलाई। क्या बात हो गई भैया? क्या अम्मा मेरे ही आने का इंतजार कर रही थी क्या? मतलब एक कंपन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। अम्मा नहीं रही। कुन्नू भैया मुझसे लिपट फूट पड़े थे। फिर तो पूरे घर में कोहराम मच गया था। जाने कैसे कुन्नू भैया ने 13 दिन काटे थे। क्रिया के अगले दिन अपना सामान बांधते बोले, मैं जा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बोला। मैंने ही 2-4 मिनट उन्हें अकेला पाकर कह डाला, आपकी टिकट तो अभी 1 महीना और है ना? टिकट का क्या है, और बन जाएगा। मेरा भी कुछ सोचा होता। अभी मैं कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा श्रुति। अभी मुझे मत रोकना। कुन्नू भैया लौट गए थे। 1 बरस होने को आ रहा है। इस बीच कई बार फोन आया था उनका, मैं जल्दी आऊंगा श्रुति। मुझे याद है अम्मा ने एक जिम्मेवारी मुझ पर डाली थी, तेरे लिए दूल्हा ढूंढना है मेरे को। बता तो तुझे कैसा दूल्हा चाहिए? भैया कह रहे होते और आंसू मेरी आंखों से झरझर बहने लगते। भैया कहीं ताड़ न जाए यह सोच अपनी सांसों को भी रोके रखती मैं। लेकिन भैया को तो जैसे सब नजर ही आ जाता था। झट से लहजा बदल देते। अच्छा बता, तेरे लिए 2 लंबे लंबे कानों वाला और एक मूछ वाला दूल्हा कैसा रहेगा? अरे वही जिसका एक प्यारा सा नाम होता है और उसे बुलाने में कितना मजा आता है, गधा कहीं का। मेरे रुदन के बीच में ही मेरी हंसी फूट पड़ती और मैं चिल्ला उठती, भैया। किताब के पन्ने पलटती हुई किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मंगला भाभी ने भीतर कदम रखा। श्रुति, तेरे भैया ऊपर वाले बुला रहे हैं। भाभी के शब्दों में केवल सूचना नहीं, एक रोष भी था। ऐसे में कई बार आतंकित हुई मैं। झट से पूछ बैठी, कुछ खास बात है क्या? मुझे क्या पता, खास ही होगी। मेरा आतंक बढ़ गया। जाने अब भाई क्या मसला ले बैठे। भाई बिना लाग लपेट के बोले, कुन्नू को रहने के लिए कौन सा कमरा दें? यह बात मुझसे क्यों पूछी जा रही है समझ नहीं पाई थी। भाई से नजरें चुराती बोली, जो आप ठीक समझे। अगर हम ही ने निर्णय लेना होता तो तुम्हें यहाँ क्यों पूछते? अब भला मैं क्या कहूँ? मैं चुप बनी रही तो वे बोले, अम्मा के कमरे की सारी सफेदी भुरभुरा रही है। अब एक दिन में तो सारी साफ सफाई हो नहीं सकती। उसे तो साफ सफाई के बावजूद इस घर में जाले ही जाले नजर आते हैं। अगर तू अम्मा वाले कमरे में, जी मैं कर लूंगी। कब कर लेगी? सुबह जाकर रात को लौटती है तू। मैं अभी सब कर देती हूँ। भाई चुप थे, किंतु उनकी आंखों में मेरे प्रति एक अविश्वास का भाव था। 15 मिनट बाद ही वे मेरे कमरे में आ गए थे। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वे तेजी से मेरा सारा सामान अम्मा के कमरे में पटकने लगे। आंसू मेरे कोरों पर थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें वहीं रोके रखा। मेरी आखिरी अटैची रखते हुए भाई बोले, श्रुति थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। भाई पांव पटकते हुए बाहर को निकल गए। उनके जाते ही मेरी रुलाई फूट पड़ी। कल पर काम छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं समझा। कुन्नू भैया के लिए कमरा अच्छी तरह से सेट करके मैं सो पाई। कुन्नू भैया आते ही बोले थे, तू तो बहुत स्वार्थी है रे। खुद अम्मा वाला कमरा हड़प कर बैठ गई और मुझे दूसरे कमरे में सोने के कह रही है। तू उधर जा, मैं तो अम्मा वाले कमरे में ही सोऊंगा। आज इतवार था। सुबह सवेरे मुझे देखते ही भैया हंस पड़े। आज फिर में चांद निकला होगा ना? मैंने अपनी छूटती हंसी को दबा सा लिया। भैया सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोले, चाय लेकर ऊपर आ जा। सबसे ऊपर वाली छत पर बैठते हैं, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आप चलिए, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ट्रे में 2 कप चाय और बेकरी के आटे वाले बिस्किट लेकर मैं ऊपर पहुंची तो भैया झट से बिस्किट की प्लेट की ओर लपके। घर पर बनाए हैं क्या? नहीं तो बाजार से ही एक पैकेट लाई थी। अम्मा का पीपा तो हमेशा इन्हीं से भरा रहता था। भैया एक एक भावुक हो गए। श्रुति अब लाहौर छोड़ा था ना, खाने को कुछ भी पास ना था। चलते चलते पड़ोस वाले खान बहादुर ने इन्हीं आटे वाले बिस्कुटों का आधा पीपा हमारी गाड़ी में रखवा दिया था। पूरे 7 दिन अम्मा ने सभी बच्चों को यही बिस्किट खिलाए थे। दिन में सिर्फ 6 बिस्कुटों की इंतजार होती थी। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को। एक दर्द में कुन्नू भैया की आंखों में देख रही थी। फिर अनायास ही पूछ बैठी मैं, अतुल और विनोद का तो भूख के मारे बुरा हाल होता था। एक बार दोनों को भूख से बिलखते देख मैं अम्मा से चोरी चोरी पीपे में से बिस्किट निकालने लगा तो अम्मा ने मुझे पकड़ लिया। खूब पिटाई हुई थी मेरी उस वक्त। बाबूजी कहाँ थे तब? बाबूजी तो गाड़ी में बैठने से पहले ही लहूलुहान हो गए थे। उन लोगों ने तलवारों से
बाबूजी पर बेइंतहा वार किए थे। सुबह सवेरे भैया कैसा विषय ले बैठे, इस बात का ख्याल उन्हें भी जैसे अब आया था। झट से पहले वाले प्रसंग पर आते बोले, पता है वे बिस्कुटों का डिब्बा कितने दिन चला? सिर्फ कितने दिन? सिर्फ 5 दिन। उसके बाद 2 दिन अम्मा हमें इस डिब्बे में पानी घोल घोल कर पिलाती रही है, कहकर कि यह बिस्कुटों का जूस है। सच श्रुति, बहुत खुशबू होती थी उसमें, और वह पीने के बाद नींद भी आ जाती थी। हवा का एक झोंका आया और भैया उसे जैसे अपने भीतर भरते हुए बोले, वह खुशबू आज भी मेरे मस्तिष्क में ताजा है। एक एक भैया बोले, तू जानती है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? समझ गई थी भैया, कहेंगे अम्मा एक जिम्मेवारी डाल गई थी मुझ पर, उसे पूरा करने आया हूँ। यानी कि अब फिर मेरी शादी का प्रसंग उठेगा। भैया ही बोले, अतुल और विनोद का फोन आया था, वे दोनों इस घर को बेचना चाहते हैं क्या? ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट छू गया हो मुझे। तुझे बुरा लगा ना? मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन वे शायद अपनी जगह पर ठीक है। विनोद तो अब वैसे भी बाहर है, उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है, फिर अपना हिस्सा तो वह चाहेगा ही। अतुल भी अब स्वतंत्र होना जीना चाहता था। भैया क्या आप भी? कह तो गई, लेकिन बाद में सोचा जब तीनों भाई ही निर्णय ले बैठे हैं तो फिर भला मैं कौन सुनेगा। भैया ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की। मौसम को बिहार में अब किसी भी तरह की खुशबू का एहसास नहीं हो पा रहा था। दोपहर को मंगला भाभी ने बताया था, शाम को तीनों भाइयों की मीटिंग होनी है। विनोद भैया अपने आगरा से टूर से सीधे यहाँ आने वाले हैं। अतुल भैया बियर का एक क्रेट ले आए थे। मंगला भाभी बियर के साथ स्नैक्स की तैयारी में लग गई थी। कुन्नू भैया ने छत के खुले हिस्से पर कुर्सियां लगा दी थी। विनोद भैया वक्त पर पहुंच गए थे। आते ही उन्होंने शावर बात लिया और छत पर चढ़ गए। अतुल भैया ने मुझे और भाभी को भी छत पर बुला लिया था। बियर की बोतल खोलते हुए कुन्नू भैया बोले, तुम क्या सोचते हो इस मकान की ज्यादा से ज्यादा क्या कीमत हो सकती है? अतुल और विनोद भैया एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर जैसे ही आंखों ही आंखों में कोई निर्णय लेते बोले, कम से कम 50-60 तो होनी ही चाहिए, और अधिक से अधिक 60 लाख। विनोद भैया पूरे जोश के साथ बोले, इसके ऊपर नहीं हो सकती। मैंने कई प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की थी, 50 और 60 के बीच वहाँ तय होता है, डील कर लीजिए। इस वक्त का एक ग्राहक मेरे पास है, वह 60 लाख देने को तैयार है। कुन्नू भैया ने तो कहा तो अतुल, विनोद और भाभी के चेहरों को पूरी तरह से खिल गए। आपके पास ग्राहक है तो फिर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें यह डील मंजूर है। अतुल और विनोद भैया का लगभग सम्मिलित स्वर था। अगर आप और सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, या फिर किसी से पूछना चाहें तो। कैसी बात करते हो देवर जी, अपने ग्राहक ढूंढा है तो कुछ सोच समझ कर ही ढूंढा होगा। हमारी तरफ से यह डील फाइनल रही। कुन्नू भैया ने तुरंत पॉकेट में से 2 चेक निकाले, दोनों भाइयों की ओर बढ़ाते बोले, इनमें से तुम दोनों 20-20 लाख रुपए भर लो। इस घर में मैं खरीद रहा हूँ। तुम सबके होठ जैसे खुले के खुले रह गए। क्या आप लोगों को कोई ऐतराज है? मंगला भाभी बड़बड़ाई से बोली, नहीं नहीं, हमें क्यों, भला क्यों ऐतराज होने लगा? मैं ही आश्चर्य से भर आई थी, लेकिन मैं अपनी खुशी को समेट ही नहीं पा रही थी। कुछ कहना चाहा, पर शब्द होठों के भीतर ही रह गए। ठीक है, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। अतुल भैया टॉयलेट की ओर बढ़ते बोलो। कुन्नू भैया ने अपलक एक बार भी सभी के चेहरों की ओर देखा, फिर बियर का एक लंबा घूंट हलक से नीचे उतार लिया। भाई लोगों के बियर के पैक बढ़ने लगे तो मैं भी और भाभी भी उठाई। डिनर भी तो तैयार करना था। किचन में आते ही भाभी बोली, मैं जो सोचती हूँ का गलत नहीं निकलता, लेकिन कुन्नू की इस चाल को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पिछली बार इसने कहा भी था कि इस मकान की जगह एक बार रेस्तरां खोल दिया जाए तो खूब चलेगा। एक शराबी इससे ज्यादा सोच भी कह सकता है। बना ले 20 लाख से 20 करोड़। हमारी किस्मत हमारे साथ, रूखी सूखी ही सही, भूखे मरने वाले तो हम भी नहीं। चाहता तो भाइयों को भी साथ मिला सकता था, लेकिन इसकी मर्जी। तू चिंता नहीं कर श्रुति, तेरा ब्याह हम करेंगे। भाभी किचन के एक कोने में दूसरे कोने तक भाग रही थी। मैं समझ गई थी कि भाभी इस वक्त अपना संतुलन खो रही है। फाइनल डील भाभी ने ही तो की थी, लेकिन इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता शायद। सोचा था सुबह उठते ही कुन्नू भैया से बात करूंगी कि आखिर वह क्या चाहते हैं। अम्मा के इस पवित्र स्थल को क्यों नरक बनाना चाहते हैं? अम्मा की आत्मा की शांति के लिए कुछ तो सोचा होता उन्होंने। लेकिन भैया तो सुबह मेरे उठने से तैयार होने के बीच घर से नदारद ही हो गए। विनोद भैया बता रहे थे कि किसी आर्टिटेक्ट से मिलने की बात कर रहा था, और आज रात की फ्लाइट से लौट भी रहा है। कह रहा था कि वहाँ कंपनी वालों से कुछ इकट्ठा पैसा मिलना है, सब शॉर्ट आउट करके जल्दी ही आ जाऊंगा। जरा रुककर विनोद भैया बोले, इसके लिए तो भारत से अमेरिका, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाना जैसे तय हो गया था।
सब पैसे का खेल है रे। अमेरिका में रह रहा है, जय पैसे की खान है। मंगला भाभी इस वक्त पूरी तरह कूड़न से भरी पड़ी थी। शाम को स्कूल से लौटी तो भाभी ने ही बताया, विनोद ठीक कह रहा था सुबह, जनाब इसी महीने मकान खाली करने को कह गए हैं। इसी महीने मैं चौकी थी। इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा भाभी? अगले महीने से स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं शुरू हैं। मुझे अब बहुत वक्त देना है उन्हें। इससे चिंता किस बात की है? अब तो स्कूल के और पास जा रहे हैं हम। गांव के करीब होने का सुन मैंने राहत की सांस ली। जीवन के हर मोड़ पर जहाँ व्यक्ति को कुछ नया पाना होता है, पुरानेपन से मुंह का अलगाव उसी पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है। मैं भी टूटी थी। अम्मा की कितनी कितनी स्मृतियां इस वक्त भी जहन में बिल्कुल ताज़ा थी, जिन्हें मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती थी। इस नई हवेली से स्कूल का फासला कम हो तो हो सक गया था, किंतु इस नए रास्ते से स्कूल जाते हुए मेरे पांव जैसे मनोमन भारी हो गए जाते थे। मेरे भीतर की ताकत जाने किसने छीन ली थी। स्कूल में अगर किसी के आगे घर बदलने लेने का जिक्र चलता तो मेरी आंखें छर-छर बहने लगती। पूरा एक महीना बीतने वाला था। अम्मा की बरसी आ रही थी। भाभी रात को अतुल भैया से कह रही थी कि पंडित जी को वक्त पर बुला लेना। अम्मा की बरसी अगर उसी घर में हो जाती तो कितना अच्छा होता। जाने वाले 4 लोग तो आ जाते। अब इस नई जगह पर भला अम्मा के लिए किसी को क्या दुख? एकाएक कुन्नू भैया जैसे साक्षात सामने आ खड़े हुए। वे होते तो झट से कह देते, भाभी सच सच बोलो, क्या तुम अम्मा के चले जाने पर दुखी हो? फिर एक ठहका गूंजा था। भाभी जवाब देने के लिए बगलें झाँकने लगी। फोन की घंटी ने मुझे इन ख्यालों से बाहर खींचा। रिसीवर उठाया तो कुन्नू भैया की आवाज थी। खुशी और डर दोनों मेरे भीतर एक साथ मचल उठे। रिसीवर होठों पर लगाए मूक बनी रही। भैया ही बोले, तू फिर चुप हो गई? बिल्कुल अम्मा पर गई है। आखिर कुन्नू भैया कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही थी। अब वे सीधी बात पर आ गए। श्रुति, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अम्मा वाले घर को तुड़वाकर कुछ नया बनवाना चाहता हूँ। मैं अतुल से बात करने वाला हूँ। वह तुझे और भाभी को लेकर आ जाएगा। विनोद और अर्चना भी आएंगे। कुन्नू भैया के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में भी मंगला भाभी ने सही अंदाजा लगाया था। हम ही बुरे क्यों बने? मंगला भाभी बोली, हम ना गए तो दुनिया भर के सुनाता फिरेगा। थोड़ा बहुत शगुन डालना पड़ेगा। वह भी मैं डाल दूंगी। उसने सुबह बुलाया है, भाभी कहे और अतुल भैया न माने। कार दौड़ रही थी। लगभग 45 मिनट में हम पुराने वाले घर पर थे। इस बार हमने जो देखा भाभी के लिए तो जैसे सदमा लगने वाली बात थी। घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था कृष्णा मंदिर। कुन्नू भैया बाहर ही खड़े थे। हमें देखते ही आगे बढ़ गए। भाभी, पंडित जी 1 घंटे तक आ जाएंगे। पहले अम्मा के लिए हवन पाठ होगा, उसके बाद अम्मा के नाम के मंदिर की ईंट रखी जाएगी। आप श्रुति को साथ लेकर मोहल्ले में भी कह आइएगा। भैया कह रहे थे और मैं मुंह उनके चेहरे की ओर देखने लगी। एक निस्तेज आभा मुझे कुन्नू भैया के चेहरे पर फैलती नजर आई। सहसा भैया की आंखें मेरी आंखों से जा मिली और वे बोले, अभी एक जिम्मेवारी और भी है मुझ पर। मंदिर शुरू होते ही हम उसे भी पूरा कर डालेंगे। कुन्नू भैया ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। श्रुति माँ के बाद भले ही हम कितना दूर चले जाएं, इस घर पर तो जो मात्र छाया थी वह हमेशा बनी रहेगी। हम कभी भी निसंकोच यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। कहीं सर से पांव तक पिघल आई थी मैं। क्या अतुल भैया और विनोद भैया ना पिघले होंगे? दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।